हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग EMRS का पेपर सॉल्व करेंगे जो 14 दिसंबर 2025 को हुआ है, यानी कल। और इसके आंसर को देखेंगे और जिसको जिसको आंसर मिलाना है वो हमारे वीडियो को देख करके अपने आंसर को मिला सकता है। काफ़ी तथ्यात्मक, काफ़ी हद तक सही उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा इस वीडियो में। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2025 का कथ्य क्या है, यानी इसकी थीम क्या है। इसकी थीम है लीव नो वन बिहाइंड। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जल्दी जल्दी कराने की हम कोशिश करेंगे ताकि वीडियो हमारा छोटा रहे, ज़्यादा बड़ा ना हो पाए और जल्दी से आप लोग अपने सारे आंसर्स को मिला लें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अधीन निम्नलिखित में से किस संस्था को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा सेवा योग्यता रूपरेखा तैयार करने का कार्यभार सौंपा गया है। तो कार्यभार सौंपा गया है जनरल एजुकेशन काउंसिल को। 4 पार्ट होते हैं जिनमें जनरल एजुकेशन काउंसिल को ये कार्य सौंपा गया है। फिर आते हैं, साहित्य अकादमी द्वारा अंग्रेजी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए निम्नलिखित में से किस पुस्तक का चयन किया गया है। तो वो पुस्तक है दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेमस रिटोल्ड। इसको लिखा है नितिन कुलसप्पा जी ने। फिर आइए देखते हैं, वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा अगस्त 2025 में की गई। सर्वोत्कृष्ट निर्देशन के लिए स्वर्ण कमल पुरस्कार से विभूषित फिल्म द फास्ट फिल्म के निर्देशक कौन थे। इसके निर्देशक थे पीयूष ठाकुर जी। फिर आइए देखते हैं हम, वित्तीय कार्य, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको कहते हैं। धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फंडिंग के लिए वित्त पोषण को रोकने के लिए गंभीर कमियां वाले देशों को रेड लिस्ट में नहीं, ये ब्लैक लिस्ट में रखता है। और जो जहां पर भी ज़्यादा इस तरह की गतिविधियां होती हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, टेररिस्ट फंडिंग की। और फिर यहाँ FATF शोधन और आतंकी गतिविधियों के लिए पोषण को रोकने के लिए प्रयास क्रम में देश को वर्धित निगरानी की श्रेणी, हाँ, जहाँ पे दिखता है कि कुछ ऐसे देश हैं जो इन सब धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए अपनी रणनीति में कुछ इस तरीके से परिवर्तन ला रहे हैं, उनको ये ग्रे लिस्ट में रखता है। तो यानी अब B सही है, A सही नहीं है। फिर आइए देखते हैं कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अधीन विद्यालयों में नामांकित बालकों के निष्कासन के संबंध में कौन से कथन सही हैं। किसी भी बालक को 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये कहता भी है। गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में निष्कासन की अनुमति है, किंतु सरकारी विद्यालयों में 10वीं कक्षा तक के बालकों को निष्कासित नहीं किया सकता। ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को कहीं नहीं निकाला जा सकता, चाहे वे सरकारी में पढ़ें, चाहे वे गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में पढ़ें। किसी भी बालक को आयु का प्रमाण नहीं होने के आधार के सिवाय बहिष्कृत नहीं किया सकता है, ये भी बिल्कुल गलत है। बच्चे को बहिष्कृत किया ही नहीं जा सकता है, चाहे उसके आयु का आधार रहे या न रहे, आप उसको विद्यालय से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब केवल ऑप्शन A, ओनली ऑप्शन A सही होगा। चलिए आइए, विलम्बडन लॉन टेनिस प्रतियोगिता 2025 में महिला एकल श्रेणी की विजेता कौन है। ये विजेता है ईगा स्विटेक, जिन्होंने इनको हराया था। सॉरी, आप इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, अमांडा एनिसिमोवा को इन्होंने हराया था। ये विलम्बडन टेनिस प्रतियोगिता ग्रीन ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है और ये इंग्लैंड लंदन में खेली जाती है। फिर आइए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे वर्तमान समय के शीर्षस्थ 5 वैश्विक जोखिम में से एक के रूप में स्वीकृत किया है। तो विश्व आर्थिक मंच में इसमें यह मिथ्या, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन है और भारत के लिए इन्होंने 5 तरह की जोखिमों को दिया है। ये जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट होती है ये दिखाता है कि किस आधार पर दूरियां बढ़ रही हैं, अस्थिरता आ रहा है, विभाजन बढ़ रहा है, चाहे उसका आधार भू राजनीति हो, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो। भारत में मुख्य रूप से 5 वजहें बताई गई थी, जिसमें से एक मिथ्या सूचना और दुष्प्रचार सबसे मुख्य वजह बताई गई थी। इसके अलावा जल आपूर्ति में कमी है, नागरिक अधिकारों का क्षरण है और भी ढेर सारे हैं 5, लेकिन ये जो मिस इन्फॉर्मेशन वाला था ये सबसे इम्पोर्टेंट था। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य विशेष के राज्यपाल द्वारा की जाती है। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बिल्कुल गलत, ये राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। संबंधित राज्य के जिला न्यायाधीश, बिल्कुल सही। संबंधित राज्य के महाधिवक्ता, बिल्कुल सही, यानी B और C। चलिए फिर इसके बाद आ जाइए, ये पारिवारिक समाज समीर ने एक व्यक्ति की इशारा करते हुए कहा वह मेरे दादा के इकलौते संतान का बेटा है। इसका भाई, ये ऑप्शन सही रहेगा। 5 मित्र अजय बहादुर चंदन, इसका राइट ऑप्शन चंदन ही रहेगा, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन पेपर देखा है और सोल्यूशन भी मैंने किया था, इसका सॉल्व लगाया था, इसीलिए मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ। अनेक शहरों प्रदूषण की समस्याएं बढ़ रही हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जीवाश्म ईंधन का जलना ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है।
ये दोनों ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। फिर आ जाइए, कमरे के तापमान पर लोहे की कीलें द्रव पारे में तैरती हैं। बिल्कुल तैरती हैं। कमरे के तापमान पर द्रव पारा लोहे से कम घनत्व वाला होता है। बिल्कुल, ए एंड आर दोनों सही है, आर ए का सही कारण है। फिर आ जाइए, 2 लोकप्रिय टीवी प्रोग्रामों टीआरपी डेटा के अनुसार 40% दर्शक नियमित रूप से प्रोग्राम ए को देखते हैं, 35% दर्शक बी को देखते हैं और ए और बी दोनों को देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा 40। फिर आ जाइए, पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में बैठे हैं, एस क्यू को तुरंत दाहिने बैठे हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर पी ही आएगा। फिर आप आ जाइए, समीर के घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है 1 सुबह। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा दक्षिण पूर्व। फिर आ जाइए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। सभी रानियां राजा हैं, सभी रानियां बुद्धिमान हैं। कुछ रानियां राजा हैं और सभी रानियां बुद्धिमान हैं। ये सभी राजा बुद्धिमान हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। और सभी राजा जो बुद्धिमान हैं वे रानी हैं, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी देखिए, कुछ रानियां राजा हैं और सभी रानियां बुद्धिमान हैं, यानी सभी रानियां बुद्धिमान हैं और कुछ रानियां राजा हैं, यानी कुछ राजा जो रानियां हैं वे बुद्धिमान भी हैं। और ये जस्टिफाई नहीं करता कि बाकी के जो बचे हुए राजा हैं वो बुद्धिमान नहीं हैं। तो ये जो जहाँ बता रहा है कि सभी राजा जो बुद्धिमान है वे रानी ही होंगे, ज़रूरी नहीं है, यानी इसका न तो 1 न तो 2। मेरे अकॉर्डिंग इसका ये ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए फिर आइए, 5 सदस्यों वाले परिवार निम्नलिखित प्रतीक परिवार प्रदर्शित करते हैं। पी आर से किस प्रकार संबंधित है? पी आर का पिता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आप आ जाइए, विच ऑप्शन इसका एक कथन दिया गया है, 3 निष्कर्ष है। निश्चित रूप से सत्य इसमें कौन सा सही है? इसमें आपका देखिए, निष्कर्ष डी इज ग्रेटर देन जी, डी इज ग्रेटर देन जी, बिल्कुल सही है। और सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच, सी इज़ लेस देन, यहाँ तो मामला गड़बड़ा गया। बी इज इक्वल टू एच, ये भी मामला गड़बड़ा गया। केवल ए सही है, निष्कर्ष केवल ए सत्य है। चलिए आ जाइए, इसमें कौन सा होगा? इसमें देखिए, 5 में 8 जोड़े तो 13 आ गया, 13 में 12 जोड़े तो 25 आ गया, 25 में 16 जोड़े तो 41 में 20 जोड़ेंगे 61 आ जाएगा। चलिए इसका आ जाइए, इसका राइट ऑप्शन बी प्लस सी होगा। इसमें आ जाइए, मैंने बी प्लस सी। फिर आइए 23वां क्वेश्चन, 7 व्यक्ति अंजलि भारती। इस क्वेश्चन को काफ़ी हमने सॉल्व करने की कोशिश की और इसका राइट आंसर तो हम भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है क्वेश्चन ही पूरा कंप्लीट नहीं है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे जी। मई 2026 का दूसरा शुक्रवार किस तिथि को पड़ेगा? ये पूछ रहा है कि मई 2026 का दूसरा शुक्रवार किस तिथि को पड़ेगा, और कथन दिया है उस महीने का पहला दिन शुक्रवार है, उस महीने का अंतिम दिन रविवार है। या तो कथन 1 या कथन 2 अकेला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल, उस महीने का पहला दिन शुक्रवार है तो दूसरा शुक्रवार तो आपको पता चल ही जाएगा कि अगर 1 तारीख को शुक्रवार है तो 8 तारीख को दूसरा शुक्रवार होगा। इसी तरीके से अगर अंतिम दिन रविवार है, 31 तारीख को रविवार है, तो आपका 30 तारीख को शुक्रवार होगा, उसके पहले वाला आप शुक्रवार दूसरा शुक्रवार निकाल ही लेंगे। तो यानी इसका सही आंसर होगा या तो कथन 1 या कथन 2 अकेला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। फिर आप आ जाइए, इसका राइट आंसर होगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो एसजीएम कैसे सॉल्व करेंगे ये आप देखेंगे कि इसमें बी में 23 जोड़ने के बाद -3 करके ये वैल्यू आ रही है, और बीच में ओ के बाद यू जितने डिस्टेंस पे उतने डिस्टेंस पे ए है, तो ये एसजीएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा। अब यहाँ देखते हैं, जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को ब्लूटूथ का उपयोग करके किसी अन्य मोबाइल फ़ोन MP3 गाना भेजने के लिए जोड़ते हैं तो किस प्रकार नेटवर्क बनता है? ये बनता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर आइए, एक्स एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो विश्वसनीय आंतरिक नेटवर्क और अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क जैसे इंटरनेट के बीच एक प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है ताकि अनधिकृत पहुंच और हानिकारक हमलों सुरक्षा की जा सके। ये होता है फायरवॉल। बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का एक सर्च इंजन नहीं है? गूगल भी है, याहू भी है, बिंग भी है, एड्ज ये सर्च इंजन नहीं है। आप आ जाइए, MICR विशेष स्याही का उपयोग करके अक्षरों को मुद्रित करता है। ये मैग्नेटिक इंक, हाँ मैग्नेटिक इंक होगा इसका, जिससे मशीनें जानकारी को शीघ्रता से पढ़ और संशोधित कर सकती हैं। यह तकनीकी बैंकिंग उद्योग में चेक प्रोसेसिंग के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। MICR के लिए पूर्ण रूप में M का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा मैग्नेटिक।
रिकॉग्निशन बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर किसी कार्यक्रम की बहुपृष्ठीय रिपोर्ट तैयार करने और प्रिंट करने के लिए सबसे उपयुक्त है, जिसमें विभिन्न रंग, फॉन्ट, फोटोग्राफिक सारणियाँ शामिल हों? वर्ड, हाँ बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप तरह तरह की चीज़ें बना सकते हैं, तरह तरह के फॉन्ट होते हैं, फोटोग्राफ्स को ऐड कर सकते हैं। फिर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः वीडियो फाइलों को संग्रहित करने के लिए होता है? ये देखिए पीडीएफ, तो इसमें ये दिख रहा है। पीडीएफ में क्या होते हैं? दस्तावेज होते हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वीडियो के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 आ जाते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट संयोजन रीडो ऑपरेशन को, यानी रीडो, यानी पहले हम किसी चीज़ को डिलीट करते हैं, किसी ऑपरेशन को कर देते हैं, फिर मान लीजिए हमको वापस जाना है तो अंडो करते हैं Ctrl+Z से। अगर उसको रीडो करना है तो Ctrl+Y से उसको रीडो कर देते हैं। फिर आ जाइए, Ctrl+A से कंप्लीट सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+X से क्या करते हैं? कट कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है? टैली प्राइम। टैली का प्रयोग आप थोड़ा सा भी, जो कंप्यूटर वाले जानकार होंगे वो जानते हैं कि इनका विभिन्न प्रकार की सारणियाँ बनाने में, इनकम टैक्स में या वित्तीय प्रबंधन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये तीनों तो फेमस एक एंटीवायरस प्रोग्राम है ही। नॉर्टन 360, कास्परस्की, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। देखिए होता है क्या है कि अगर आप पेपर से आंसर मिला के एनालिसिस करते हैं तो आपको उसी बहाने एक क्वेश्चन के साथ साथ 2-3 क्वेश्चन और आपको देखने को मिल जाता है। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि निम्न में से कौन सा आपका एंटीवायरस है, तो ये नॉर्टन 360 दे दे, बाकी 3 और कुछ दे दे। तो आप यहाँ का पेपर अगर ये देखे रहेंगे, इसका एनालिसिस किए रहेंगे, तो आपको क्लियर रहेगा कि नॉर्टन 360 हमने कहीं तो देखा था और ये एंटीवायरस प्रोग्राम होता है हमारा। इंटरनेट पर फाइल भेजने और प्राप्त करने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? इसके लिए सामान्यतः प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल भेजना है ना हमको, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइस नहीं है? चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब एड्रेस अमान्य है? यहाँ देखिए, ये स्पेशल कैरेक्टर इस पे है, स्पेशल कैरेक्टर के अलावा इसमें दे दिया गया है, तो ये अमान्य है। फिर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्मृति इकाइयों में, इसमें देखना है कि भाई अवरोही क्रम में सजाना है, यानी बड़े से छोटा। सबसे बड़ा टेराबाइट होता है, गीगाबाइट, मेगाबाइट, फिर केबी। 1 MB में 1024 KB, 1 GB में 1024 MB, 1 टेराबाइट में 1024 GB। ये बिल्कुल सही आंसर इन्होंने मारा है, जिन्होंने भी मारा है। MS विंडोज़ के इंडेक्स डॉक्स HTML फाइल पर डबल क्लिक करने पर आमतौर पर इसे खोलने के लिए कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट होता है? वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, टेक्स्ट एडिटर, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र का राइट आंसर क्या होगा? वेब ब्राउज़र। फिर आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ChatGPT इज करेक्ट? ChatGPT ऑफर्स बोथ फ्री एंड पेड सब्सक्रिप्शन प्लान। बिल्कुल सही, ChatGPT में मुफ्त और निःशुल्क दोनों योजनाएं उपलब्ध हैं। फिर आ जाइए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रणाली में iCloud का सबसे सामान्य और प्राथमिक उपयोग क्या है? ये होता है हमारा ऑनलाइन स्टोरेज। एप्पल डिवाइस का iCloud एक फेमस ऑनलाइन स्टोरेज होता है, जिसमें अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को हम लोग रख लेते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पे। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन विद्यालय के बारे में सत्य हैं? विद्यालय समाज की ऐतिहासिक निरंतरता को बाधित करता है। बिल्कुल गलत, बल्कि ये बनाए रखता है। विद्यालय सामाजिक नियंत्रण के लिए लोकतांत्रिक मानदंड प्रदान करके व्यक्तियों का सामाजिकरण करता है। बिल्कुल सही। विद्यालय युवा पीढ़ी में ज्ञान और कौशल का संचरण करते हैं। बिल्कुल सही। विद्यालय शिक्षार्थियों को समाज के अनुरूप वांछनीय व्यवहार विकसित करना सक्षम नहीं। बिल्कुल गलत, तो यानी B and C, ऑप्शन B and C इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतनशील और सहयोगात्मक व्यावसायिक विकास का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? यह सहयोगात्मक व्यावसायिक विकास मतलब याद रखिएगा आपका, यानी प्रोफेशन में आपको सहयोग वाली भावना कहाँ से आती है? सहकर्मी अवलोकन और अंतर विद्यालय पाठ साझाकरण सत्रों में भाग लेना। बिल्कुल, साथ के लोगों का आप देख करके कुछ सीखते हैं, या तो एक दूसरे विद्यालय में जा कर के वहाँ के कार्यों को देख करके साझा सत्रों में भाग लेंगे, तब आपको चीज़ें समझ में ज़्यादा आती हैं। शैक्षणिक नवाचारों पर किताबें पढ़ना और चुनिंदा विचारों को लागू करना, यहाँ सहयोग जैसा कोई भाव नहीं दिख रहा है। व्यक्तिगत विकास और लक्ष्यों पर नजर रखने के लिए फ्लो चार्ट बनाना, बिल्कुल नहीं। स्वतंत्र कौशल संवर्धन के लिए डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल को पूर्ण करना, इन तीनों में सहयोग जैसा कोई भाव नहीं दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर एकदम यही वाला हो जाएगा। फिर आते हैं, अगर कक्षा बड़ी हो तो उसे कई समूहों में बांट लिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही, कक्षा को कई समूहों में बांट लिया जाने से शिक्षक समूहवार पर्यवेक्षण कर सकेंगे। बिल्कुल सही।
ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर आ जाइए, शिक्षकों को विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। सीखने के दौरान ज्ञान के विभिन्न स्रोतों को एकीकृत करना, बिल्कुल सही। स्थानीय ज्ञान बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, गलत। स्थानीय ज्ञान का उपयोग पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को बेहतर ढंग से समझने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही। पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान और पाठ्य पुस्तकों से परे के ज्ञान को आपस में न मिलना हमेशा बेहतर होता है, गलत। ए एंड सी, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एंड सी। फिर आ जाइए, कौन सा कथन सार्थक और प्रभावी शिक्षक को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? एक शिक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करना है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य छात्रों को मानकीकृत शिक्षण मानदंडों को पूरा करने में मदद करना है। बस इतना ही काम तो नहीं होता कि केवल स्टैंडर्ड उन्हें मानदंड हम प्रदान कर दें। एक शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि सभी छात्र पाठ्यक्रम को एक ही तरीके से और एक ही गति से पूरा कर सके। नहीं भाई, क्लास में बच्चे जो हैं अलग अलग क्षमताओं के होते हैं। एक शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने और सक्रिय स्वतंत्र शिक्षार्थी बनने में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है, बिल्कुल सही। सार्थक और प्रभावी शिक्षण वही है जहां हम बच्चों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें और उन्हें मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते रहें। एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सर्वोत्तम होना चाहिए? शिक्षकों को पाठ्यक्रम पूरा करने और समान मूल्यांकन को प्राथमिकता देना चाहिए। नहीं। शिक्षक छात्र व्यवहार और उपलब्धि को निर्देशित करने में केंद्रीय व्यक्ति होते हैं। नहीं। शिक्षक को नागरिकता, आजीवन शिक्षा, समावेशी विकास को बढ़ावा देना चाहिए। यही एकदम होगा ही। सफलता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण को शैक्षणिक विषय वस्तु में महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा शिक्षण को नागरिकता, आजीवन शिक्षा, समावेशी विकास को बढ़ावा देना चाहिए। फिर आ जाइए, भावनात्मक रूप से आवेशित कक्षा स्थितियों में, यानी कक्षा में मारी मारा हो गया है भाई, निम्नलिखित में से एक शिक्षक नैतिक संवेदनशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से क्या करने में सक्षम होगा? छात्रों द्वारा किए गए सभी खुलासों को तुरंत स्कूल प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर देना? नहीं भाई, सही रास्ता नहीं है। नैतिक और सामाजिक मानदंडों के दृष्टिकोण से छात्रों के व्यवहार को समझना और उनकी व्याख्या करना, बिल्कुल सही। सहायता प्रदान करते समय या उपयुक्त पेशेवरों से परामर्श करते समय गोपनीयता बनाए रखना। हाँ, बच्चे शर्मिंदगी का भाव न फील करें। व्यक्तिगत विश्वासों को थोपे बिना आत्मचिंतन और खुले संवाद को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही। तटस्थ रहने और संघर्ष को रोकने के लिए भागीदारी से बचना, तटस्थ रहने और संघर्ष को रोकने के लिए भागीदारी से बचना, बिल्कुल सही। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2, 3। व्यक्तिगत विश्वासों को थोपे बिना आत्मचिंतन और खुले संवाद को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही। आपका हो जाएगा 2, 3, 4। तटस्थ रहने और संघर्ष को रोकने के लिए भागीदारी से बचना। नहीं, ये सही नहीं होगा। 2, 3, 4 हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आ जाइए, शिक्षा के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? शिक्षा की प्रक्रिया को सभी प्रकार के शोषण और अन्याय की बेड़ियों से मुक्त होना होगा, बिल्कुल सही। यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है कि स्कूली शिक्षण और अधिगम सौंदर्य की दृष्टि से मनमोहन वातावरण में हो, सही बात। शिक्षक का संवादात्मक तरीका अब शिक्षार्थियों में अधिनायकवाद को बढ़ावा देता है। शिक्षण अधिनायकवादी एकाकलाप के बजाय संवेदनात्मक होना चाहिए। दोनों रॉन्ग है, ए एंड बी केवल सही होगा। भाई, संवादात्मक तरीका कई बार जरूरी होता है, चौथा तो कॉन्ट्राडिक्शन ही है। समृद्ध शिक्षण अनुभवों को लाने के लिए एक शिक्षक डिजिटल उपकरण का उपयोग करके इंटरेक्टिव वीडियो तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रदर्शित करता है? ये तो इसका सही ऑप्शन होगा, पाठ योजना और प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों का प्रयोग। फिर आ जाइए, बच्चे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं, उनमें सीखने की क्षमता होती है। कौन सा कथन सत्य है? विद्यालय के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती है, सही बात है। अर्थ निकालना, चिंतन करना, समस्या समाधान करना अधिगम की प्रक्रिया के पहलू नहीं है, ये गलत बात है। डी तो हो ही नहीं सकता। डी जिसमें है उसको तो निकाल ही दो, डी इसको पहले ही निकाल दें। बच्चे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, सही बात। सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं और उनमें सीखने की क्षमता होती है, सही बात। विद्यालय के भीतर ABC तीनों सही, ABC तीनों हाँ, 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आ जाइए, शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों से निम्नलिखित विशेषताएं लाने के लिए कार्य करना चाहिए। सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ में बच्चों को समझ सके। व्यक्तिगत अनुभवों से अर्थ निकालने के अधिगम अर्थात सीखा समझे। पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को ही एकमात्र ज्ञान के रूप में देखें, गलत। ग्रहणशील हो, लगातार सीखते रहने के लिए योग्य बने, बिल्कुल सही बात है। A, B एंड D इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सृजनात्मक अधिगम परिवेश को सही प्रदर्शित करता है? सार्थक ज्ञान वही है जब विद्यार्थी अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करे। जानकारी का स्मरण अथवा याद करने से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि विद्यार्थी ने उसे समझ लिया है तथा जीवन की विभिन्न स्थितियों में वे इसका प्रयोग कर सकेंगे।
जानकारी का स्मरण अथवा याद करने से हमेशा यह सिद्ध हो जाता है कि विद्यार्थी ने उसे समझ लिया है तथा जीवन की विभिन्न स्थितियों में वे उसका प्रयोग कर सकेंगे। बिल्कुल गलत। किसी चीज़ को याद कर लेने से थोड़ा सिद्ध हो जाता है कि आप उसका हर स्थिति में प्रयोग कर ही लेंगे। किसी अवधारणा को समझने से बेहतर होता है कि उसे याद कर लिया जाए। याद करने की क्षमता पे बल थोड़ा ना देना है, केवल ए एंड बी सही है हमारा। तो ए एंड बी ऑप्शन नंबर सी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहारवादी शिक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाएगा? पूछताछ आधारित और चिंतनशील सीखने के अनुभवों को बढ़ावा देंगे, आधारभूत ज्ञान के निर्माण के लिए अभ्यास और परीक्षणों को एकीकृत करेंगे, पाठ्य पुस्तक की अवधारणाओं को सुदृढ़ करने के लिए व्यवहारिक गतिविधियों पर जोर देंगे, छात्रों को महत्वपूर्ण जानकारी को दोहराने और याद करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पूछताछ आधारित और चिंतनशील सीखने के अनुभवों को बढ़ावा देंगे, क्योंकि जो व्यवहारवादी शिक्षक होता है वो सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए दंड एवं पुरस्कार का प्रयोग करता है और अवलोकन उनके कार्यों का अवलोकन भी करता है। फिर 54 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अधिगम आसान और सीधी प्रक्रिया होती है, गलत। अधिगम जटिल प्रक्रिया है। अधिगम एक जटिल, बहुआयामी और सक्रिय प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन केवल अभिकथन 2। फिर आ जाइए, स्कूल में समावेशी और देखभालपूर्ण व्यवहार निम्नलिखित तरीकों से विकसित किया जा सकता है। समावेशी वातावरण कैसे विकसित किया सकता है? सोचिए। छात्रों को मातृभाषा का सम्मान करके, बिल्कुल। प्राकृतिक पर्यावरण को पोषण और महत्व देकर, बिल्कुल। छात्रों को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी साझा करके, नहीं भाई, कोई गरीब रहेगा कोई अमीर रहेगा इससे तो उनमें शर्मिंदगी का भाव आ जाएगा। छात्रों के साथ उनकी जाति, लिंग, धर्म, विकलांगता का दायरा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ए और बी करेक्ट आंसर होगा इसका। फिर आ जाइए, निम्नलिखित में से बेहतर रूप से विद्यालय पाठचर्या को कौन प्रदर्शित करता है? प्रशासन और सहायता संरचना, अभिभावकों और उनके समुदायों की भागीदारी, संस्था की संस्कृति, शिक्षक और उनकी क्षमताएं। संस्था की संस्कृति केवल भाई स्कूल का प्रशासन, सहायता, अभिभावक, समुदाय, ये सब आ जाते हैं संस्था की संस्कृति में। ये सब आ जाते हैं। ये जो 1, 2 और 4 दिया गया है ना, ये सब सबसेट है, ये सेट है। इस समुच्चय के बाकी उप समुच्चय हैं। संस्था की संस्कृति में सब आ जाते हैं। फिर आ जाइए, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? अधिगम एक अपसारी प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, फैलती है। अधिगम पर विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ का बिल्कुल प्रभाव नहीं होता है, गलत। विद्यार्थी अधिगम का अनुभव सक्रिय जुड़ाव और सहभागिता के आधार पर करते हैं, बिल्कुल सही। अधिगम की प्रक्रिया अपनी प्रकृति में रेखीय होती है, बिल्कुल गलत। ए एंड सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए एंड सी। फिर आ जाइए, एक नवनियुक्त शिक्षिका को विविध पृष्ठभूमि के छात्रों को शामिल करते समय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वह अपने मूल्यों पर विचार करती है, अपने शिक्षण विधियों को अनुकूलित करती है, साथियों के साथ सहयोग करती है और आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति दिखाती है। यह योग्यता के किस पहलू को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? ज्ञान, कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोण का समन्वयन, कठिन कक्षा परिस्थितियों प्रबंधन के लिए वरिष्ठ शिक्षकों पर निर्भरता, विषय का गहन ज्ञान और पाठ्यचर्या को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता, विद्यालय प्रशासन और निर्धारित नियमों विनियमों का। इसका है ज्ञान, कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोण का कार्यान्वयन। इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षा कोई आधुनिक पद्धति नहीं है, हालांकि यह दावा किया सकता है कि इसे व्यवहार में लाने के लिए एक आधुनिक तरीका है। समुदाय की भाषा सीखना बचपन में होने वाली आश्चर्यजनक अधिगम है। मूल भाषा सीखने की प्रक्रिया में विचार विमर्श और संगठित शिक्षण की अधिक आवश्यकता होती है। औपचारिक शिक्षा के बिना बचपन में मातृभाषा सीखना संभव नहीं है। इसमें ऑप्शन हमारा पहला दूसरा तो सही है, लेकिन तीसरा देखिए, मूल भाषा सीखने की प्रक्रिया में विचार विमर्श और संगठित शिक्षण। मूल भाषा तो प्राकृतिक अवस्था में ही बच्चा सीख लेता है भाई, स्कूल जाने की कौन सी ज़रूरत पड़ती है। औपचारिक शिक्षा कहाँ कॉपी कलम देते हैं बच्चों को मातृभाषा सिखाने के लिए। तो समुदाय की भाषा सीखना बचपन में होने वाली आश्चर्यजनक अधिगम है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो यानी ए एंड बी केवल 3। फिर आ जाइए आप, एक शिक्षक का लक्ष्य विविध पृष्ठभूमि और सीखने की जरूरतों वाले छात्रों का समर्थन करना होता है। कौन सा दृष्टिकोण समावेशन के लिए रचनात्मक योजना को सबसे प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऐसे खुले स्वतंत्र कार्य बनाना जो अभिव्यक्ति और प्रासंगिकता के कई तरीकों को अनुमति दे। ये क्यों नहीं है? छात्रों को निर्देश के लिए निश्चित क्षमता आधारित समूहों में विभाजित करना, बिल्कुल सही नहीं है। दृश्य शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए केवल डिजिटल उपकरणों का, भाई और सारे उपकरण हो सकते हैं और सारे टीचर लर्निंग मटेरियल हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी डिजिटल मटेरियल ही
हम यूज़ करेंगे। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक सार्वभौमिक समयबद्ध समूह परियोजना तय करना बिल्कुल नहीं। क्लास में अलग अलग क्षमताओं के बच्चे होते हैं, उनके लिए एक तरह की आप परियोजना नहीं तैयार कर सकते हैं। फिर आ जाइए, निपुण भारत मिशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा योग्यता आधारित शिक्षण के प्रमुख सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। छात्रों की प्रगति केवल उनके वर्तमान सीखने के स्तर पर दक्षता प्रदर्शित करने के बाद ही होती है। मूल्यांकन मुख्य रूप से योगात्मक होते हैं और समझ और अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए कई संदर्भों में कौशल और अवधारणाओं के मूल्यांकन पर केंद्रित होते हैं। नहीं, योगात्मक और रचनात्मक दोनों होते हैं। सीखने के परिणाम स्पष्ट रूप से परिभाषित गोपनीय होते हैं और छात्रों की योग्यता की प्रगति का मार्गदर्शन करते हैं। निर्देश अनुभवात्मक शिक्षण कला, खेल और प्रौद्योगिकी एकीकरण और ज्ञान के वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग कर जोड़। मैंने बोला ना, मूल्यांकन केवल योगात्मक नहीं होते, रचनात्मक भी होते हैं। केवल उनके साल की अवधि के अंत में उनका एग्ज़ाम ले लेना ही उनका मूल्यांकन नहीं है, बल्कि एक सतत रूप से साल भर दैनिक रूप से उनका मूल्यांकन करते रहना चाहिए। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? ये ऑप्शन 2 पूछ रहा है ना, प्रमुख सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, ये अनुरूप नहीं है। फिर आ जाइए, कला शिक्षा रचनात्मक अभिव्यक्ति का एक अत्यंत संतोषदायी माध्यम है जिसे समाज के हित के लिए महत्व दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। एक विषय के रूप में कला से तात्पर्य समुदाय के सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानना। बिल्कुल, कला से हम अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानते हैं। कलात्मक सौंदर्य की भाषा सीखना, विवेचना एवं कला इतिहास के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना। यहाँ दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन 1। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने को आनंदमय बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है? ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। बिल्कुल सही। पढ़ाई रटन प्रणाली, रटन तो देखते ही गलत हो गया। पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ही रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना। बिल्कुल सही, A एंड D। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 64, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सीमित और प्रबंधनीय होनी चाहिए। बिल्कुल सही। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सीमित और प्रबंधनीय होने से शिक्षकों को प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत तौर से ध्यान देने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, बच्चे कम रहेंगे, कक्षाएं छोटी रहेंगी तो सबकी तरफ हमारी नज़र जा सकती है और हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। फिर आ जाइए, एक शिक्षक कक्षा की गतिविधियों में लैंगिक समानता पर केंद्रित भूमिका, नाटक और समूह चर्चाएं शामिल कराता है। कौन सा परिणाम लैंगिक संवेदनशील शिक्षण पद्धतियों के प्रभावी उपयोग को दर्शाता है? ये लड़के और लड़कियों नेतृत्व की भूमिकाएं साझा करते हैं और चर्चाओं में समान रूप से भाग लेते हैं, तभी हमारा जेंडर बायसिंग खत्म होगा। लड़के और लड़कियों को समानता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिगम परिणामों के बारे में सत्य हैं? ये गैर अनुक्रमिक हैं। गलत बात। ये क्रमबद्ध होते हैं अधिगम। ये दक्षताओं की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल सही। ये अधिगम के सूक्ष्म मील के पत्थर हैं। बिल्कुल सही, B एंड C। फिर आ जाइए 67, एक शिक्षक एक सामुदायिक परियोजना की योजना बनाता है जहां छात्र स्थानीय मुद्दों पर शोध करते हैं और समाधान सुझाते हैं। इससे कौन सा शैक्षिक उद्देश्य सबसे सीधे तौर पर पूरा होता है? लोक सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने की उनकी क्षमता में सुधार करना। नाना पाठ्य पुस्तक आधारित नागरिक जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। सोचते हैं छात्रों के विषय ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं पर लागू करने में मदद करना। ये बिल्कुल सही आंसर फील हो रहा है, ज़्यादा सही। फिर आ जाइए, शिक्षा के व्यापक उद्देश्य हैं। अब भाई शिक्षा के उद्देश्य क्या है? बच्चा एकल संदर्भ और परिस्थिति और सीखता अनुभव एकत्रित करता है? नहीं, बहुआयामी ज्ञान प्राप्त करता है ना। बच्चा अनेक संदर्भों और परिस्थितियों से सीखता और अनुभव एकत्रित करता है। बिल्कुल सही। शिक्षा को आत्मखोज की एक सतत प्रक्रिया होना चाहिए। बिल्कुल सही। शिक्षा का उद्देश्य दूसरों में दोष ढूंढना नहीं यार, B एंड C। ऑप्शन B एंड C आ जाइए पहला। फिर आ जाइए, कर्मचारियों के बीच व्यावसायिक गोपनीयता बनाए रखना सबसे अच्छा तब प्रदर्शित होता है जब एक शिक्षक विश्लेषण के लिए सभी शिक्षकों के साथ छात्रों के प्रदर्शन संबंधी डेटा साझा करता है। पारदर्शिता के लिए कर्मचारियों के विवादों को सीधे छात्रों को रिपोर्ट करता है। अरे नहीं यार, एक बंद संकाय समूह में अपने सहकर्मी की शिक्षण शैली पर चर्चा करता है। अरे चापूसी करोगे तुम। सहकर्मियों की व्यक्तिगत जानकारी गुप्त रखता है। ये बिल्कुल सही है। फिर आ जाइए, शिक्षार्थियों में उच्च स्तरीय कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? छात्रों को उच्च स्तरीय कौशल बच्चों में विकसित करना है तो निष्क्रिय उपयोगकर्ता बनने के बजाय ज्ञान के स्रोतों तक पहुंचने, उनकी व्याख्या करने और ज्ञान का सृजन करने में सक्षम बनाना। बिल्कुल सही। पाठ्यचर्या संचालन के कठोर मानदंडों को बढ़ावा देना। बिल्कुल गलत। व्यक्तिगत शिक्षण शैलियों को बढ़ावा देना। मूल्यांकन के लचीले मॉडलों के उपयोग को हतोत्साहित करना। बिल्कुल गलत। न तो B सही होगा न तो D सही होगा, A एंड C, यानी ऑप्शन नंबर 2।
अब आ जाइए इंग्लिश एंड हिंदी पर आ जाते हैं। इज ए कलेक्शन ऑफ लर्नर वर्क्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। पोर्टफोलियो बच्चों को जिसमें जुटाते हैं, जिसमें एक सीमित समय बच्चों को हम पढ़ाते हैं। फिर आ जाइए, एक शिक्षक पर्यावरण विज्ञान में हालिया विकास को अर्थशास्त्र के साथ एकीकृत करते हुए एक पाठ्य योजना तैयार करता है। पर्यावरण विज्ञान में हालिया विकास को अर्थशास्त्र के साथ एकीकृत करता है, जिससे छात्र कार्बन मूल्य निर्धारण और स्थिरता जैसे दुनिया के परिदृश्यों पर विश्लेषण कर सकें। इस परिदृश्य में कौन सी योग्यता सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित होती है। इसमें क्या कर रहा है कि नॉलेज बिटवीन द लाइन देने की कोशिश कर रहा है कि और गहराई में जा कर के पढ़िए, यानी विषय वस्तु के प्रति अंतः विषय दृष्टिकोण दे रहा है शिक्षार्थियों को। शिक्षक परेशान परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में शिक्षक शिक्षिका और निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। उन विद्यार्थियों को ये एहसास दिलाना चाहिए कि वह बातचीत के लिए उपलब्ध हैं, हमेशा उनके साथ हैं। एक शिक्षक शिक्षिका व शिक्षकों के बीच स्वस्थ अस्मिता निर्माण निम्नलिखित तरीकों से सहायता कर सकता है। केवल शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न होकर नहीं, मूल्यों और लक्ष्यों खोज के लिए भावनात्मक समर्थन स्वतंत्रता प्रदान करके, सही बात, सांस्कृतिक रूप से समरूप वातावरण में अस्मिता निर्मित को बढ़ावा देकर, युवा शिक्षार्थियों को वयस्कों की वास्तविक दुनिया का अन्वेषण करने की अनुमति न देकर। बिल्कुल गलत, यानी बी एंड सी, ऑप्शन बी एंड सी। फिर आ जाइए आप, अब यहाँ हमको मिलान करना है। नैतिक गलतियों के लिए छात्रों की सार्वजनिक रूप से आलोचना करता है, ये उनमें शर्मिंदगी का भाव भरेगा, यानी 3, पहले में 3 आ जाएगा। नैतिक आत्मविश्वास कम करता है, पहले का 3, यानी 1, 3, 4 में से कोई हो सकता है। बिना किसी निर्णय के सक्रिय रूप से सुनता है, आवश्यकता अनुसार संदर्भित करता है। ये भावनात्मक और विश्वास और भावनात्मक सुरक्षा का निर्माण करेगा। बिना किसी निर्णय के सक्रिय रूप से बच्चों को सुनेंगे, आवश्यकता अनुसार संदर्भित करेंगे, तो बच्चों में शिक्षक के प्रति विश्वास आएगा, भावनात्मक सुरक्षा का विकास होगा। तो इसका हमारा ऑप्शन हमको जैसा दिख रहा है 3 एंड 5, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही दिख रहा है। बाकी को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए आप ये भी देख लीजिए ना, पक्षपात से बच्चे और व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान रखें, यानी पूर्वाग्रह मुक्त नैतिक निष्पक्षता का अभ्यास करता है। ई का 1 देखिए है ये, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण अधिगम की पारंपरिक पद्धति में शिक्षार्थियों की जिज्ञासा को बढ़ावा दिया जाता है। शिक्षार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाता है। शिक्षक शिक्षिका ज्ञान प्रदाता होता है। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था ना, उसमें केवल ये माना जाता था कि टीचर हमें केवल ज्ञान देंगे, हमारा कुछ नहीं सुनेंगे। पर्यावरण विज्ञान पर एक इकाई के दौरान श्री काले छात्रों को मॉडल बनाने, रिपोर्ट लिखने या सर्वेक्षण करने के बीच चयन करने की अनुमति देते हैं। यह दृष्टिकोण निम्नलिखित का एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है भाई? छात्र अधिगम प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रदर्शन आधारित और बहुमॉडल मूल्यांकन करते हैं। फिर आ जाइए, अपनी गणित की कक्षा में सुश्री डिसूजा वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान कार्यों का परिचय देती हैं। छात्रों को गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करके स्कूल के किसी कार्यक्रम के लिए बजट योजनाएं बनानी होती हैं। वह इस इकाई का समापन एक सहकर्मी प्रस्तुति तक चिंतन सत्र के साथ करती हैं, यानी एकदम बिल्कुल प्रामाणिक जीवन की वास्तविक घटनाओं से जोड़ रही हैं। निम्नलिखित में से कौन से उनके शिक्षक दृष्टिकोण की सबसे अच्छी विशेषता है? प्रामाणिक कार्यों के माध्यम से रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाली रणनीतियों को लागू करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा परीक्षा संचालन का एक उपयोगी उपकरण है? कक्षा परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर पूर्व निर्धारित होने चाहिए, बिल्कुल गलत। परीक्षा आकलन का उपयोगी, बिल्कुल सही, केवल अभिकथन 1। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 80। एक विज्ञान पाठ में शिक्षण कक्षा में एक पौधे और एक जीवंत प्रयोग का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की अवधारणा का परिचय देते हैं और इसे एक छात्र के बगीचे से जोड़ते हैं। कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रही है? छात्रों का अधिगम परिणामों के बारे में जागरूकता, अंतर विषय संसाधन का विकास, नवीन प्रयोगों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग, विषयगत सामग्री के साथ संरेखण। विषयगत सामग्री के साथ संरेखण। फिर आ जाइए, सृजनात्मक परिवेश में सीखने की गतिविधियों की विशेषता सक्रिय सहभागिता, पूछताछ, समस्या समाधान और दूसरों के साथ सहयोग है। सृजनात्मक कक्षाओं में शिक्षक शिक्षिकाएं मार्गदर्शन सुविधा प्रदाता सह अन्वेषक होती हैं, बिल्कुल सही। ये दोनों ही हमारा सही होगा। और सृजनात्मक परिवेश में सीखने गतिविधियों की विशेषता सक्रिय सहभागिता, बिल्कुल सही। सृजनात्मक कक्षाओं में शिक्षक एक मार्गदर्शक सुविधा प्रदाता और सह अन्वेषक होती हैं, बिल्कुल सही। कथन 1 और कथन। फिर आ जाइए आप, एक शिक्षक बातचीत को बेहतर बनाने के लिए कक्षा की व्यवस्था का लगातार मूल्यांकन करता है। उम्र के अनुसार
दृश्य सामग्री का उपयोग करता है, सहयोगात्मक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए बैठने की योजना में बदलाव भी करता है। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं सबसे प्रभावी ढंग से लागू की जा रही हैं? कक्षा की सेटिंग और सीखने के माहौल का ज्ञान। एक शिक्षिका ने आत्मचिंतन, व्यावसायिक विकास पाठ्यक्रम, सहपाठियों का मार्गदर्शन और एक स्कूल परियोजना का नेतृत्व करके अपनी कक्षा की कार्यप्रणाली में लगातार सुधार किया है। NPST के शिक्षक प्रोफाइल के आधार पर उसे किस स्तर पर होना चाहिए? उसे उन्नत स्तर पर, एडवांस लेवल की शिक्षिका हैं भाई, सब कुछ इस्तेमाल कर रही हैं। हाई स्कूल के विज्ञान शिक्षक से संगीत प्रकाश संश्लेषण पर एक पाठ तैयार कर रहे हैं। उन्होंने उद्देश्य बनाया, छात्र प्रकाश संश्लेषण को समझेंगे। पहले तो ये उद्देश्य बनाया, बाद में उन्होंने इस प्रकार लिखा, छात्र एक आरेख का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझा पाएंगे। यानी उन्होंने अपना आउटपुट बता दिया कि आप जो कर रहे हैं लास्ट में आपको मिलेगा क्या। इससे विभिन्न परिस्थितियों में पौधों की वृद्धि से जोड़ पाएंगे। श्री संजीत के उद्देश्य में आप इस परिवर्तन को अच्छी तरह से क्या समझा सकते हैं? उनका उद्देश्य अधिक मापनीय, साध्य और सीखने के परिणामों के साथ संरेखित किया है। फिर आ जाइए, भिन्न को पढ़ाने के लिए श्री सुनील स्थानीय कृषि पद्धतियों जैसे जमीन के टुकड़ों का बंटवारा, जल संसाधनों का बंटवारे के उदाहरणों का उपयोग करते हैं। श्री सुनील किस पद्धति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? शैक्षणिक कठोरता कम करना, निर्धारित पाठ्यक्रम पद्धति का पालन करना, स्पष्टता के लिए समान उदाहरणों का प्रयोग, स्थानीय शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि और ज़रूरतों के अनुसार पाठ को प्रासंगिक बनाना, क्योंकि वे वहाँ की ज़मीन का कितना हिस्सा हुआ, एक का आधा हिस्सा करेंगे, रोटी का आधा हिस्सा करेंगे, 1/2 1/3 ऐसे समझा रहे हैं। तो यानी वो स्थानीय शिक्षार्थियों के पृष्ठभूमि का इस्तेमाल कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य बच्चों में सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदना पैदा करना है। बिल्कुल सही। बच्चों में सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदना पैदा करना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि विविधता और अनेकता का सम्मान कर सकें। दोनों कथन हमारा सही है। फिर आ जाइए, परेशान छात्र द्वारा आत्महत्या की संभावना को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? परेशान छात्र को तनाव से निपटने के लिए सामाजिक सहायता दी जानी चाहिए। फिर आ जाइए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में ऐसी विधियां अपनाई जानी चाहिए जो रचनात्मकता को प्रोत्साहित करे, सही, सौंदर्य साध को हतोत्साहित करे, गलत, आलोचनात्मक दृष्टिकोण को हतोत्साहित करे। बिल्कुल नहीं भाई, सामाजिक विज्ञान पढ़ने के आलोचनात्मक शक्ति में डेवलप होनी चाहिए। बच्चों की अतीत और वर्तमान के संबंध स्थापित करने में सक्षम बनाए। बिल्कुल सही, A and D इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप आ जाइए, मध्यावधि परीक्षा के परिणामों की समीक्षा करने के बाद श्री संजय विद्यार्थियों की ज्यामिति में कम अंक पाते हैं। वे अगले चक्र से अधिक दृश्य सामग्री और सहपाठियों के ट्यूटोरियल शामिल करने के लिए अपनी शिक्षण योजना में संशोधन करते हैं। यह निर्णय निम्नलिखित का उदाहरण है। देखिए भाई, जब बच्चों का असेसमेंट किया तो उन्होंने पाया कि ज्यामिति में बच्चे कम अंक पाए हैं। फिर उन्होंने अपना अगला जो सामग्री बनाया उसमें ट्यूटोरियल एक्स्ट्रा को शामिल कर लिया। इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि निर्देशों को संशोधित करने और सीखने की जरूरतों को पूरा करने के मूल्यांकन डेटा, यानी जो डेटा उनको मिला कि बच्चे ज्यामिति में कम अंक पाए, उसके बाद उन्होंने अपने में जो टीचर लर्निंग मटेरियल थी उसमें सुधार किया, सीखने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई नई चीज़ों को डेवलप किया। फिर देखिए, आकलन के एक उपकरण के रूप में असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? असाइनमेंट ये हमेशा पाठ्यपुस्तक के बाहर की विषय वस्तु पर आधारित होते हैं। ये शिक्षार्थियों की स्कूली शिक्षा के भीतर और बाहर शिक्षा को जोड़ने और संश्लेषित करने में मदद करते हैं। ये हमेशा खुले होते हैं। इन्हें केवल गृहकार्य के रूप में पूरा किया जा सकता है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये शिक्षार्थियों को स्कूली शिक्षा के भीतर और बाहर शिक्षा को जोड़ने और संश्लेषित करने में मदद करते हैं। अब आ जाइए, NEP 2020 के अनुसार उभरती वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में शिक्षार्थियों के लिए क्षमताओं का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन महत्वपूर्ण है? आधारभूत संरचना, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, सामाजिक भावनात्मक क्षमताएं। चलिए, NEP पे खूब क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दे दिया है हमने देखा। NEP 2020 ढांचे में प्रारंभिक चरण मतलब क्लास 2 तक 5 से 8 साल, आधारभूत चरण यानी 8 से 11 साल, 3, 4, 5। शिक्षा शास्त्रीय रूप से किस महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित होता है? यह खेल आधारित विधियों को बनाए रखते हुए इंटरेक्टिव कक्षा शिक्षण को शामिल करना शुरू होता है। ये तो हमको पहला ही सही लग रहा है। यह शिक्षण माध्यम के रूप में घरेलू भाषा के उपयोग को समाप्त करता है। ना, घरेलू भाषा तो मुख्य होता है। यह खेल आधारित शिक्षण को औपचारिक पाठ्यपुस्तक आधारित निर्देश से पूरी तरह से प्रतिस्थापित करता है। ना, यह व्यावसायिक विषय गलत हो ही नहीं सकता। पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। फिर आ जाइए, NEP 2020 प्राचीन भारतीय
शिक्षा की समृद्ध विरासत से प्रभावित है। नीति में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा इस प्रभाव को प्रतिबिंबित नहीं करता है? आर्यभट्ट और पतंजलि जैसे भारतीय विद्वानों को वैश्विक प्रभाव प्रकाश डालना सही बात। व्यक्ति के पूर्ण विकास पर केंद्रित शिक्षा के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देना बिल्कुल सही। समकालीन शिक्षा में भारत की कलात्मक और दार्शनिक परंपराओं को शामिल करना बिल्कुल सही। वैदिक शास्त्रों की धार्मिक शिक्षाओं पर प्राथमिक जोर देना नहीं, ये सही नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 माध्यमिक विद्यालय की बोर्ड परीक्षाओं की प्रकृति में किस प्रकार बदलाव की परिकल्पना करती है? सभी विषयों के लिए ओपन बुक परीक्षाएं शुरू करके नहीं, सभी परीक्षा की AI प्रॉक्टरिंग के साथ ऑनलाइन प्रारूप परिवर्तित करके, तो और टफ हो जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं को पूरी तरीके से डिजिटल पोर्टफोलियो में बदलकर, ऐसा थोड़ा कम संभव है भारत में। उन्हें मुख्य क्षमताओं के आकलन में बदलकर कई प्रयासों की अनुमति देकर, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों को थोड़ा और लचीला व्यवस्था दिया जाए। साल भर में उन्हें कई बार परीक्षा देने की व्यवस्था दी जाए। फेल होता है तो दोबारा उनसे परीक्षा ली जाए। दबाव उनके ऊपर कम से कम बनाया जाए। यही NEP 2020 का एक लक्ष्य हमें नजर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है कि ग्रामीण BEd स्नातकों के लिए उन्हें स्थानीय क्षेत्रों में अधिमान्य रोजगार पर जोर क्यों देते हैं? भैया, जब ग्रामीण क्षेत्रों से BEd किए रहेंगे तो वहाँ के स्थानीय भाषा में ज़्यादा सक्षम रहेंगे और बच्चों को पढ़ाने लिखाने में बढ़ावा देने में, उनके स्थानीय रोल मॉडल बनने में और सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी NEP 2020 में भाषा नीति की सही व्याख्या नहीं है? छात्र कक्षा 6 या 7 में अपनी 3 भाषाओं में एक या अधिक को बदल सकते हैं। जब घरेलू भाषा में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध न हो तो द्विभाषी शिक्षण विधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। बिल्कुल, कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षण का माध्यम अनिवार्य घरेलू भाषा ही रहेगी। त्रिभाषा सूत्र प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी को अनिवार्य बनाता है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, कोई भाषा थोपी नहीं गई है। फिर है, शिक्षक एक कक्षा गतिविधि तैयार करता है जहां छात्र वैज्ञानिक तर्क, ऐतिहासिक संदर्भ और रचनात्मक अभिव्यक्ति का उपयोग करके किसी सामाजिक मुद्दे का विश्लेषण करते हैं। यह NEP 2020 के किस मूल सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण है? यह सिद्धांत है बहुविषयकता एवं समग्र शिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण है कि हमने बहुविषयों के प्रति वैज्ञानिक तर्क को विकसित करेंगे, ऐतिहासिक संदर्भ को बच्चों को समझाएंगे, उनका रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, उनका रचनात्मक योगात्मक तो पहले करते ही थे। तो NEP 2020 में कला और खेल एकीकृत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। कठोर शैक्षणिक कार्य के मनोरंजन का अवकाश प्रदान करना हो ही नहीं सकता यार। छात्रों को कला और खेल में करियर के लिए तेज करना, विज्ञान और गणित जैसे पारंपरिक विषयों पर जोर कम करना, सक्रिय सहभागिता के माध्यम से संज्ञानात्मक, भावनात्मक और जीवन कौशल को बढ़ावा देना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा NEP 2020 के मूल्यांकन के दृष्टिकोण के सबसे सटीक रूप से दर्शाता है? पूरे शैक्षणिक वर्ष में निरंतर परीक्षण छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा विकसित करने की कुंजी है। परीक्षाओं का मुख्य ध्यान छात्रों के दबाव विषय वस्तु को याद करने की क्षमता पर जोर होना चाहिए। नहीं, योगात्मक मूल्यांकन के स्थान प्रत्येक स्तर पर मानकीकृत राष्ट्रीय परीक्षण होना चाहिए। अरे जरूरी थोड़ी ना है, रचनात्मक मूल्यांकन भी करेंगे उनका। रचनात्मक मूल्यांकन बार बार होना चाहिए। छात्रों को रैंकिंग देने के बजाय निरंतर सीखने में सहायता के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। फिर आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर शायद ये 100 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक शैक्षिक वातावरण की परिकल्पना करती है जो समग्र विकास पर जोर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य इस सिद्धांत की सबसे सटीक रूप से दर्शाता है? एक स्कूल शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए दैनिक परीक्षाएं आयोजित कराता है और शीर्ष स्कोर करने वाले को पुरस्कृत करता है। एक स्कूल सख्त शैक्षणिक ट्रैकिंग बनाए रखता है और परीक्षाओं के अंकों के आधार पर कक्षा 6 तक छात्रों को विज्ञान और मानविकी धाराओं में विभाजित करता है। एक स्कूल छात्रों को कला, विज्ञान परियोजनाओं, योग और वाद विवाद क्लबों में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही व्यक्तिगत शिक्षण लक्ष्यों का समर्थन भी करता है। ये सही लग रहा है कि स्कूल छात्रों को भविष्य की नौकरी के लिए तैयार करने हेतु कक्षा 1 से अनिवार्य कोडिंग पाठ्यक्रम लागू करता है। ये बिल्कुल सही नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये। चलिए अब आ जाइए, जनरल इंग्लिश पर आ जाते हैं। चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक्स विच इज सुटेबल आर्टिकल। व्हाट टाइम डू यू हैव ए एंड द आर्टिकल लगेगा ही नहीं, नो आर्टिकल। डू यू हैव एनीथिंग एल्स फॉर मी, ये एनीथिंग एल्स पता करना है यहाँ क्या है, ये एडजेक्टिव है, एनीथिंग की विशेषता बतला रहा है। फिर आ जाइए, वी कैन गेन नथिंग विदाउट इफेक्ट, इसको हमको पैसिव वॉइस में करना है तो हो जाएगा नथिंग कैन बी गेन विदाउट एफर्ट्स। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। वन ऑफ द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस मे और मे नॉट बी एरर। इसमें एरर किस में है? ही कुड नॉट गेट इनटू द मेरिट लिस्ट डिस्पाइट ऑफ ऑल हिज वर्क, डिस्पाइट ऑफ नहीं लगा रहना चाहिए, यानी सी में एरर है हमारा। फिर आ जाइए,
चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक्स. रूल्स मस्ट बी फॉलोड टू इंश्योर फुल कंप्लायंस टू द लॉ, नॉट विद द लॉ, टू द लॉ. आई एम सॉरी, विद द लॉ इज राइट आंसर. आई एम सॉरी, विद द लॉ इज राइट आंसर. टू इसका नहीं होगा. रूल्स मस्ट बी फॉलो टू इंश्योर फुल कंप्लायंस विद द लॉ. लॉ के साथ रहना चाहिए, रूल हमारी फॉलो होना चाहिए. आई एम ग्लैड दैट यू हैव लाइक्ड इट. मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इसे लाइक किया, यानी ये नाउन है. ग्लैडनेस की ये नाउन हो जाएगा. फिर आ जाइए आप. चूज द ऑप्शन विच द फॉलोइंग जम्प ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन बी करेक्टली अरेंज्ड. इसका क्या हो जाएगा? हैवी रेन्स. एज ए रिजल्ट ऑफ हैवी रेन्स यानी बी डी. द मडवाल सी, बी डी सी. बी डी सी कहाँ है भाई? बी डी ई, हाँ बी डी. द मड एज ए रिजल्ट ऑफ हैवी रेन द मडवाल फेल डाउन दिस ईयर. बी डी सी ई ए, बी डी ई सी ए, यानी ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. फिर आ जाइए डीजनरेट. डीजनरेट यानी छिन्न भिन्न, और इसका अपोजिट हो जाएगा प्योर, पवित्र. डेविएंट. डेविएंट यानी बहक रहा है, बहक रहा है का सुगम बना रहा है. एबडो. इसका क्या बताना है हमको? ऑप्शन नियरेस्ट. अच्छा अच्छा, सिनोनिम्स बताना है. सिनोनिम्स तो इसका एबनॉर्मल होगा. बहक रहा है या विचलित हो रहा है, एबनॉर्मल हो रहा है. वाई आर यू ट्राइंग टू मीट ट्रबल हाफ वे. ईडियम या तो इसका मतलब है कि समय से पहले आप क्यों परेशान हो रहे हैं. एंटिसिपेटरी बेल का नाम सुना है आपने, टू एंटिसिपेट इट. फिर आ जाइए जनरल हिंदी में. वर्तनिक दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? उद्देश्य. उद्देश्य, उद्देश्य. इसका तो सही ऑप्शन तो ये होना चाहिए. नीलकमल का सही समास विग्रह है नीला कमल, बिल्कुल सही. नरेंद्र, नर प्लस इंद्र. नरेंद्र. सुरभि बहुत ही शांत सरल कोमल स्वभाव वाली है. विराम चिन्ह, हाँ बिल्कुल सही इन्होंने मारा है. कॉमा और पूर्ण विराम. समुद्र का पर्यायवाची शब्द रत्नाकर होगा, जलधर नहीं होगा. भारत स्वतंत्र हुआ, इसके लिए कठिन संघर्ष हुआ. स्वतंत्रता इसी संघर्ष का फल है. कठिन संघर्ष, भाई स्वतंत्रता कठिन संघर्ष का फल है. इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा. कम भोजन करने वाले व्यक्ति को अल्पाहारी कहते हैं. सप्ताह में एक बार किया जाने वाला कार्य साप्ताहिक कार्य कहलाता है. विलोमार्थी, इसमें तो चारों ही सही हैं. इसमें पता नहीं कहाँ से ह्रास वृद्धि मार दिए हैं. नाक कटाना, किसी व्यक्ति का अपमान होने पर कहते हैं भैया उनकी नाक कट गई. इफ़ यू वर्क हार्ड इन लाइफ यू आर श्योर टू बी गोइंग प्लेसेस, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. In the given sentence, identify the part which contains an error. John, a Britisher who married with an Indian woman. Who married to an Indian woman होना चाहिए, यानी was married with she. She ऑप्शन इसका wrong है. Accumulate. Accumulate का आपका nearest meaning हो जाएगा hoard, यानी accumulate यानी acquire करना, पूरा करना, hoard. He should either. either or neither not तो भाई conjunction होता है. Why didn't he return your book? इसका passive voice में चलता है. Why was not your book returned by him? Not. फिर आ जाइए rearrange the parts in correct order to make a meaningful sentence. इसको कैसे rearrange करेंगे? एक the Indian after the Indian economy made a quick recovery after the COVID nightmare. CDAB. CDAB कहीं पे है? ये बिल्कुल नहीं है. CDBA यानी द इंडियन इकोनॉमी. CD मेड एक बी आफ्टर द कोविड नाइटमेयर, यानी बी पहले ले लेते हैं. BCDA है, हाँ बिल्कुल है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा. सॉरी 4 वाले में मत घुस जाइए, यहीं तक रहिए. हेम्पर का इसका क्या करना है हमको? अपोजिट वर्ड, फैसिलिटेट, आसानी से. फिर वी मस्ट नेवर फॉरगेट द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ये कौन सा क्लॉज है? क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट्स ऑनेस्टी. ये नाउन क्लॉज है आपका. फिर आ जाइए फिर इन द ब्लैंक्स. बुक योर करेक्ट आर्टिकल पढ़ना है. द बुक you were looking has no in Kindle edition. In the given sentence fill in the blank with the correct preposition. You should pay careful attention for what the speaker is highlighting. For what you should pay careful attention. तुम्हें ध्यानपूर्वक करना चाहिए उन चीज़ों के लिए. द स्पीकर इज हाईलाइटिंग, बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा. अब यहाँ तक हाँ
यहाँ पर अपनी वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। इस तरीके से 130 क्वेश्चन के आंसर हमने EMRS में आपको दे दी हैं, आप अपना आंसर मिला लीजिएगा।